हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों के लिए जो हम लोग ई लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं उनसे आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। इन ई लेक्चर्स के अलावा भी हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर मैं नोट्स भी देती रहती हूँ आपको, और जो टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं उससे संबंधित मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आपको देती हूँ। बट स्टिल अगर आप लोगों को किसी और चीज़ के लिए कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग अपना जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं, केंद्र राज्य संबंध, इस विषय में बात करेंगे। ये हमारा जो एमए फाइनल का 6th पेपर है, भारत में राज्य प्रशासन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, उसकी यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है, उसी को हम लोग जारी रखेंगे आगे। देखिए, केंद्र राज्य संबंध के जब हम बात करते हैं तो as the topic is very clear with it कि what kind of relation does our center and the states share with each other, कि उनके संबंध किस प्रकार से हैं, किस किस विषयों पे वो कॉमन विषय हैं जिन पर अपना वो आदान प्रदान करते हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कभी अगर विवाद की स्थिति आ जाती है तो किसका पक्ष ज़्यादा भारी पड़ता है, या आप ये कह सकते हैं कि किसकी बात को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, या किसी भी विषय पे कोई निर्णय लिया गया है तो किसका निर्णय सर्वोपरि होता है, आप ये कह सकते हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि भारत राज्य, जो भारत एक जो देश है वह संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो स्थिति है वो अमेरिका से थोड़ी सी भिन्न है। भिन्न इस प्रकार से है कि अमेरिका में भी बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, लेकिन वहाँ पे स्टेट्स को जो अधिकार मिला हुआ है उसकी एवज में भारतीय राज्यों की जो स्थिति है वो अलग है। हमारे यहाँ जो राज्य हैं वो राज्यों, जो देश है वो राज्यों का समूह है, आप समझ रहे हैं। वहाँ पर क्या है, हर एक राज्य यदि चाहे तो सेंट्रल से अलग हो सकता है। हमारे यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। हमारे यहाँ स्वायत्ता तो है हर एक राज्य को, दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन पेरिफेरी, सबकी अपनी राज्य सरकारें हैं, किंतु अगर वो संघ से अलग होना चाहती हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते। भारतीय संघ में राज्यों की जो स्थिति है वो बहुत विशेष है। देखिए, जो विश्व में अगर आप संघीय व्यवस्था की बात करते हो तो बहुत डिफरेंट आपको मॉडल्स मिल सकते हैं, विभिन्न प्रतिमान मिल सकते हैं, और हर एक का किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जो उसका रूप है, उसकी जो व्यवस्था है वो अलग है। भारतीय संघ में विभिन्न राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका में है। यहाँ राज्य या राज्यों के जो समूह को यह अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो सकें, और ना ही राज्य अपनी इच्छा से अपनी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। यह व्यवस्था कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? यह व्यवस्था हमें अमेरिका में देखने को मिलती है, यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को हम लोगों को मिलती है। यहाँ पर आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो उनमें हम किन किन बिंदुओं को कवर करेंगे। सबसे मेन तो है आपका केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी, प्रशासनिक और जो वित्तीय संबंध है वो सबसे मुख्य रूप से हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। वो किस प्रकार से हैं, केंद्र और राज्य के बीच न्यायिक संबंध कैसे हैं, संविधान संशोधन के संबंध में उनके संबंध कैसे हैं, और जैसे हमने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति कभी कभी आ जाती है, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव पैदा हो जाता है, या आप कह सकते हो कि एक मत नहीं हो पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज की जो हमारा जो वीडियो है वो मुख्य रूप से केंद्र राज्यों के जो विधायी संबंध हैं उस पर आधारित है। बाकी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल एक ही बिंदु पे बात करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ क्या है कि राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है। आप स्लाइड पे देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और चूंकि यह राज्यों का संघ है तो राज्य अपनी तरह पेरिफेरी में, अपने क्षेत्र में
अपनी सरकारें हैं, अपने निर्णय लेने में वो लोग स्वतंत्र हैं, ठीक उसी प्रकार से केंद्र है। लेकिन चूंकि हम एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो हम लोगों के बीच में संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि हम लोगों की जो शक्तियां हैं, हमसे मैं कहने का मतलब है केंद्र और राज्य, तो उसमें जो विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां हैं, उनका स्पष्ट बंटवारा किया गया है। यानी कि जो केंद्र सूची के विषय हैं उस पे केंद्र सरकार निर्णय कर सकती है, वह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सूची के जो विषय हैं वो राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, तो वो हम लोगों की समवर्ती सूची में आते हैं। इसको हम आगे और अभी डिस्कस करेंगे। और इसी व्यवस्था के कारण जो हमारी जो विशेष व्यवस्था है कि भाई केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, इस प्रावधान को देखते हुए, इस व्यवस्था को देखते हुए कुछ भारतीय विद्वानों ने भारतीय व्यवस्था को संघात्मक मांगा है, कुछ अर्ध संघात्मक मानते हैं, कुछ एकात्मक मानते हैं। ठीक वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों से, जब हम लोगों का जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, उस पर जब हम लोग बात कर रहे थे तब भी ये चर्चा आई थी कि भारत की जो व्यवस्था है वो ना तो प्योरली संघात्मक है, इट्स नॉट प्योर इन अ फेडरलिज्म फॉर्म, ना ही एकात्मक है और ना ही प्योर रूप से अर्धसंघात्मक है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स, सबका एक मिश्रण आप कह सकते हैं कि हमारे परिवेश को देखते हुए, हमारे एनवायरनमेंट को देखते हुए, एनवायरनमेंट से मतलब है हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक जो पर्यावरण या परिस्थितियाँ रही हैं, उसको देखते हुए हमारे देश में क्या कौन सी चीज़ें सूट करेंगी, उन सब चीज़ों को हमने अपने संविधान में इंक्लूड किया है और अपनी एक नई व्यवस्था बनाई है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि संविधान निर्माण में उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। उन्होंने इसे संघीय संविधान के रूप में देखा। किसे? यानी भारतीय जो व्यवस्था है उसको, जिसमें केंद्र में संघीय सरकार और उसके चारों ओर परिधि में राज्य सरकारें हैं। मीन्स उसकी जो पेरिफेरी है उसमें सब आसपास कौन है? राज्य सरकारें हैं। राज्य सरकारें अपनी उसमें इंडिपेंडेंट है, लेकिन इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो संघ से अलग हो सके। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रही हूँ। इसलिए आप जो संघात्मक व्यवस्था के जो खास बातें होती हैं, विशेषताएं होती हैं, जो सीलियंट फीचर्स होते हैं, वो हूबहू हमारी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पे लागू नहीं होते हैं। जैसे हमने कहा कि भी उनके बीच में स्पष्ट बंटवारा हो चुका है। केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। इन सब विषय पे हम लोग बात करेंगे आगे। आप लोग स्लाइड पे देखिए बेटा, ये देखिए कि इसमें मैंने आप लोगों से बताया गया है कि जो विधायिका है, जो विधायपालिका है, कार्यपालिका है, उनसे संबंधित केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। जबकि हमारी जो न्यायपालिका है वो श्रेणीबद्ध है, एकीकृत श्रेणीबद्ध व्यवस्था है। वहाँ पे ऐसा कोई डिवीज़न नहीं है वित्तीय शक्तियों को लेके या कार्यपालिका या विधायी शक्तियों को लेके, क्योंकि वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली अलग वर्क करती हैं। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ जुडिशरी स्वतंत्र होकर काम करती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि केंद्र में या राज्य में किसकी सरकार है, कौन आ रहा है, जा रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो न्यायिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, चाहे केंद्र में या राज्य में, वो एकात्मक है और श्रेणीबद्ध संरचना में है। आगे जब हम न्यायालय के बारे में, जुडिशरी के बारे में करेंगे, तब हम इसको और डिटेल में कर लेंगे। तो जब हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई केंद्र सूची है, राज्य सूची है, केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट बंटवारा है, तो हम ये भी मान के चलते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि दोनों मीन्स केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनके बीच में समन्वय अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स की जो स्थिति होती है, जो टकराव की स्थिति है, वो कम से कम पैदा हो सके। इसीलिए संविधान में इसका प्रोविज़न, जो प्रावधान है, वो पहले ही किया हुआ है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि इस विषय पे जब हम लोग बात करेंगे कि केंद्र राज्य संबंध कैसे हैं, इसमें हम 3 मुख्य बिंदुओं पे ज़्यादा चर्चा करेंगे: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। आपको जो क्वेश्चन भी आएगा वो इन
3 के से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं, लेकिन अन्य बिंदुओं पे भी आ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने हमारी जो फर्स्ट स्लाइड पे थी उसमें मैंने आप लोगों से चर्चा करी थी कि हम केंद्र और राज्य के बीच में न्यायिक संबंध कैसे हैं, टकराव के मुद्दे क्या हो सकते हैं उन लोगों के बीच में, या संविधान संशोधन से रिलेटेड क्या मुद्दे हो सकते हैं, हम उस पे भी चर्चा करेंगे। और आज की जो हमारी जो वीडियो है वो मुख्य रूप से विधायी संबंधों पर आधारित है। जो भारतीय संविधान है हमारा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उसमें स्पष्ट तरीके से ये बताया गया है कि अनुच्छेद किस किस अनुच्छेद, कौन कौन सा अनुच्छेद किस चीज़ से रिलेटेड है। आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 245 से 255 तक विधायी संबंधों की बात कर रहे हैं हम, आर्टिकल 256 से 63 तक प्रशासनिक संबंध, और आर्टिकल 268 से 293 तक वित्तीय संबंधों की बात कर रहे हैं। कई बार MCQs जो क्वेश्चंस होते हैं कंपटीशन में वो इससे रिलेटेड आ जाते हैं कि भाई संविधान के किस अनुच्छेद में या कौन से अनुच्छेद तक हम लोग वित्तीय संबंध या फिर प्रशासनिक संबंध या वित्तीय संबंधों की बात करते हैं। तो ये वाले जो इन्फॉर्मेशन है डेट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन योर MCQ टाइप क्वेश्चंस के लिए है आप लोगों के। केंद्र राज्य विधायी संबंध जो कि आज हमारा मुख्य टॉपिक है जिसको हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, संघीय व्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप भारत में स्पष्ट रूप से केंद्रीय व राज्य सूची के विषयों को श्रेणीबद्ध किया गया है। जैसे मैंने आपसे शुरू में ही कहा, इन विषयों पे दोनों अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, और जो समवर्ती सूची के विषय हैं उस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये तो आपको स्पष्ट पता है, और आपको ये भी पता है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बन रहा है और केंद्र और राज्य के बीच में यदि कोई टकराव की स्थिति पैदा होती है तो केंद्र को प्राथमिकता दी जाती है। संविधान के भाग 11 के जो प्रथम अध्याय है, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। अगर आप जो अपने आंसर्स होंगे उसमें केवल अगर आपने ये भी लिख दिया कि आर्टिकल 245 से 255 तक विधायी संबंधों के बारे में है, देन स्टिल इट्स ओके। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि संविधान के भाग 11 का जो प्रथम अध्याय है उसमें जो आर्टिकल 245 से 255 तक संघ व केंद्र के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। अब जो संघीय सूची है, जैसे हमने आप लोगों से शुरू में चर्चा करी थी कि उसमें जो मेन मुख्य रूप से वो विषय आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। अच्छा, चलिए ऐसा करते हैं कि अभी सूचियों के बारे में बात नहीं करके जो स्लाइड पे मैंने आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची विधायिका विषय जो केंद्र और राज्य के मध्य है उसको विभाजित करती है। मींस लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस हैं उसके बारे में बात कर रही है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, विधायी विषयों का जो वितरण है वो कैसे होगा, राज्य सूची में जो एक विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की क्या शक्तियां हैं, संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनी क्षेत्राधिकार क्या हैं, इन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इन सब के बारे में हम लोग अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। जस्ट आपको इसको कवर करने के लिए मैंने यही सब बता दिया है आपको। देखिए, जो हमारी ये वाली स्लाइड है इसमें मैंने स्पेसिफिकली अलग अलग आर्टिकल्स का जिक्र किया हुआ है कि आर्टिकल 245 क्या कह रहा है, आर्टिकल 249 क्या कह रहा है, आर्टिकल 250 क्या कह रहा है और 252 क्या कह रहा है। इन आर्टिकल्स को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या जो आगे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे उसमें MCQs जो क्वेश्चंस होते हैं आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब हम जो भी हम लोगों ने चीज़ें इंक्लूड करी हैं इसको विस्तार से हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे संघीय सूची की। देखिए, संघीय सूची में मूल रूप से मीन्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब संविधान लागू किया गया उस वक्त राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय थे। अब ये विषय कौन से थे, जस्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं वो हमेशा संघीय सूची में इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि देश की सुरक्षा,
युद्ध व शांति, विदेशी मामले हो गए आपके, डाक तार है, रेलवे है, आपका मुद्रा है, जो आप लोगों के ये पैसे बनते हैं, ये सब इससे रिलेटेड आपके मॉनेटरी इश्यूज से रिलेटेड जो बातें होती हैं, आपका बैंक है, ये सब चीज़ें क्या होंगे, राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। देखिए अब तो जो आपका जैसे जो बसेस हैं, है ना, राज्यों की अपनी अपनी अलग से चलती हैं, लेकिन रेलवे आपने देखा है कि हर राज्य का अपना अलग से होता है? नहीं होता। जो हमारे यहाँ डाक तार की जो व्यवस्था है, क्या आपने देखा कि केंद्र के अलग हो, राज्यों के अलग हो? ऐसा नहीं होता, वो एक ही हैं। मुद्रा की अगर बात करते हैं तो अभी थोड़े दिन से मतलब है कुछ साल पहले ही आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हमारा वो चेंज हो गया कि 500 हज़ार के नोट कैसे हो गए और 2000 के नोट कैसे इंट्रोड्यूस हो गए। डीमोनेटाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं आपकी। तो ये कौन सा विषय हो गया, केंद्र में हो गया। मुद्रा कहाँ छपेगी, आप लोगों का क्या इसका आप कह सकते हो डिज़ाइन होगा, किस मटेरियल की बनेगी, क्या कुछ है, वो सब चीज़ें चेंज हो जाती है। देखिए पहले जो सिक्के हुआ करते थे तांबे और कांसे के भी चलते थे, बाद में वो स्टील एंड आयरन के आने लग गए, बीच में एल्युमिनियम के भी आने लग गए थे। इसी तरीके से जो आपके जो पेपर वाले नोट्स होते हैं उसमें भी अलग अलग होता है। तो चलिए इसको तो हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा कि 97 विषय हुआ करते थे, लेकिन संविधान संशोधन मीन्स 42 संविधान संशोधन के बाद अब राज्य सूची में एक नया भाग जोड़ा गया है, जिसके अनुसार संघ के किसी सशस्त्र बल को यदि किसी राज्य में असैनिक शासन की सहायता के लिए लगाया जाना है तो उससे संबंधित जो भी निर्णय किया जाएगा वो कौन करेगा, वो केंद्र करेगा। देखिए केंद्र स्तर पे हम लोगों को पता है कि आर्मी है, नेवी है एंड एयरफोर्स है, और राज्यों की अगर हम शांति व्यवस्था के लिए बात करें तो उनकी अपनी राज्य पुलिस होती है। तो यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि भाई राज्यों में बाह्य या आंतरिक शांति को लेकर कोई खतरा पैदा हो रहा है, और अगर केंद्र को वहाँ पर यदि केंद्र ये निर्णय लेते हैं कि नहीं वहाँ पे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स को भी भेजना है वहाँ पे हेल्प के लिए, तो उससे संबंधित जो भी निर्णय होगा वो संघ लेगा और राज्यों को वो स्वीकार करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग राज्य सूची पे। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को पीछे वाली स्लाइड में लिख रखा है कि भाई नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम सूची, द्वितीय सूची, तृतीय सूची, लेकिन आम भाषा में सबसे जल्दी जो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, तो जो राज्य सूची है उसमें पहले होते थे 66 विषय जो स्थानीय महत्व के होते हैं। स्थानीय महत्व मीन्स उस राज्य से, राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं स्थानीय मीन्स लोकल, उस एरिया से रिलेटेड, या फिर जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रल का इंटरफेरेंस ही हो, उन चीज़ों को हम लोग स्थानीय महत्व की कैटेगरी में डालते हैं। और इस सूची का जो उद्देश्य है मीन्स जो राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं वो ये हैं कि राज्यों का जो स्थानीय विषयों में अधिक से अधिक वो लोग स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकें, अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से इन विषयों पर राज्यों को अधिक निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हम जानते हैं कि राज्य सरकारें अपने राज्य में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, उनको ये अधिकार है कि वो वहाँ से संबंधित अपने निर्णय, अपनी नीतियाँ, अपनी योजनाएं बना सकें और उनको लागू कर सकें। अब कौन से विषय राज्य सूची में होंगे, जैसे कि शिक्षा हो गई, पुलिस जैसे स्टेट पुलिस आपकी होती हैं, पशुपालन है, सिंचाई है, राज्य के अंदर जो आपका बिज़नेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, तो उन विषयों पर जो राज्य सूची में इन विषयों को इंक्लूड किया गया है और इन विषयों पे जो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो निर्णय ले सकती हैं। अच्छा, शुरू में वहाँ पे क्या थे, 66 विषय थे, लेकिन संविधान संशोधन जो 42 संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में शामिल कर लिए गए और अब राज्य सूची में 61 विषय
रह गए हैं। शिक्षा भी समवर्ती सूची में चली गई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए कि शुरू में कितने थे और आज की तारीख में कितने विषय हैं। और स्थानीय महत्व के विषय के कुछ आप एग्ज़ाम्पल्स याद कीजिए, और राष्ट्रीय महत्व के से संबंधित आप अपने कुछ एग्ज़ाम्पल्स याद करके रखिएगा। अब हम लोग आते हैं समवर्ती सूची पे। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन जैसे हमने अभी कहा कि राज्य सूची से कुछ विषय हटाकर समवर्ती सूची में मिला दिए गए, तो आज के तारीख में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो समवर्ती सूची में जो 47 विषय शामिल थे वो कैसे थे? उनका स्थानीय महत्व तो था ही था, लेकिन स्थानीय महत्व के होते हुए भी ये महसूस किया गया कि ये राष्ट्रीय स्तर के भी हैं या फिर केंद्र को भी इन पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए इन विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया, ताकि राज्य और केंद्र दोनों अपने अपने कानून बना सकें, जैसे कि विवाह, तलाक, श्रमिकों की जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेबर्स, आपके कारखाने हैं, सामाजिक सुरक्षा है, समाचार पत्र हैं। तो ये सब कुछ ऐसे कॉमन विषय थे जिस पे राज्य सरकारें भी निर्णय ले सकती हैं और केंद्र भी ले सकता है। लेकिन हाँ, अगर दोनों में किसी स्थिति में टकराव पैदा होता है, जैसे हमने पहले कहा था, तो जो संसद द्वारा पारित कानून है, यानी जो केंद्र जिस चीज़ पे निर्णय ले रहा है उसको सर्वोपरि मान के उसी को लागू किया जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र को तुलनात्मक रूप में अधिक महत्व प्रदान है, उनको और अधिक शक्तियाँ मिली हुई हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और जो स्विट्ज़रलैंड है, उनके पास ये शक्तियाँ किसके पास है? संघ की इकाइयों के पास हैं। तो दोनों में आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। आप लोगों का आगे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है फाइनल ईयर में, वहाँ पर भी आप लोग जब कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा था, हाँ देखिए, आप इस स्लाइड पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो संविधान अनुच्छेद 249 है, उसके अनुसार राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करती है कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह राज्य सूची में दिए गए उस विषय पे कानून बना सके। इसकी चर्चा मैंने आगे भी कर रखी होगी। देखिए, यहाँ पर ले रखा है कि जो सेकंड पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों का, इसमें आप देखिए कि अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में एक विषय के संबंध में कानून बनाने के लिए शक्तियाँ संसद को प्रदान करता है। तो इसी का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी दिया है कि यदि राज्यसभा से ये 2/3 बहुमत से कुछ इस तरीके का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उसको इंक्लूड किया जाता है और वो केंद्र उसके ऊपर निर्णय ले सकता है। लेकिन यहाँ पर ये मैं बात आप लोगों को और बेटर क्लियर करना चाहूँगी कि इस व्यवस्था के लिए आपात स्थिति की घोषणा की आवश्यकता नहीं है। संबंधित विषय के लिए राष्ट्रीय महत्व का होना ही पर्याप्त है। आपातकाल की स्थिति में तो सब कुछ ही केंद्र के पास आ जाता है, तो सब कुछ ही राष्ट्रीय महत्व का हो गया। वहाँ पे सिचुएशन अलग है और यहाँ पे अलग है। मीन्स ज़रूरी नहीं कि आपातकाल होगा तभी कोई राष्ट्रीय महत्व का होगा। अगर सामान्य काल है, मीन शांति चल रही है सब जगह, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली गोइंग ऑन, बट स्टिल इफ़ राज्यसभा फील्स की डेट नहीं, जो राज्य सूची में जो दिया रखा है, स्टेट लिस्ट में जो दे रखा है वो कुछ राष्ट्रीय महत्व का है, तो इफ़ दे पास द रेजोल्यूशन विद 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, तो संसद उसके ऊपर कानून बना सकती है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि संसद द्वारा पारित ऐसा कानून केवल 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है और राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके उसकी अवधि 1 और वर्ष बढ़ा सकती है ना। ये देखो, बड़ा एक अलग सा, ऐसा नहीं है कि भी एक बार 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो वो परमानेंटली राष्ट्रीय महत्व का हो गया। मे बी इट्स अ टेम्प्रेरी फेज एंड दे कैन डू सो। अच्छा, दूसरी बात, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है
कि राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर संसद को ही कानून बनाना चाहिए, तो वो उससे अनुरोध कर सकती है। दे कैन रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ ओवर दैट पर्टिकुलर subject, and it can happen only when more than two the state legislator passes the resolution with a majority, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल यदि यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि राज्य सूची में वर्णित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है या इस पे संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संसद कानून बना सकती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो संवैधानिक प्रावधान है हमारे यहाँ, इसका मतलब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति पैदा होती है तो संविधान परिवर्तन किए बिना ही देश का जो शासन है वो एकात्मक हो जाता है। मीन्स जो सारा कंट्रोल है, जो राज्य आपके विधानमंडल है, जो राज्य सरकारें हैं, उनका कंट्रोल भी कहाँ आ जाता है, केंद्र के पास आ जाता है। ऐसा कब होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। एक तो होता है राष्ट्रपति शासन, यानी उस स्टेट में अगर कुछ संवैधानिक ढंग से शासन नहीं हो रहा है, आंतरिक या बाह्य आक्रमण का या से कुछ खतरा है, और राज्यपाल बिकॉज ऑफ सम रीज़न फील्स कि बिकॉज ऑफ सम रीज़न फील्स कि नहीं, यहाँ पे जो राज्य सरकार है वो ढंग से नहीं चल रही है, तो ही कैन गिव अ रिपोर्ट एंड ही कैन रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट फॉर द प्रेसिडेंट रूल। वो राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। तो केवल उस राज्य का जो शासन है, उस पर्टिकुलर स्टेट का जो शासन है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और वो केंद्र के अधीन आ जाएगा। बाकी राज्य सरकारों के साथ तो ऐसे नहीं है ना। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति पैदा होती है तो समस्त जितनी भी स्टेट्स हैं, आज की तारीख में हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, बेटा ये ध्यान रखिएगा। तो जितनी भी 28 स्टेट्स हैं वहाँ पर किसका शासन हो जाएगा, केंद्र का। और ऐसे में संविधान परिवर्तन के लिए वो लोग वेट नहीं करते कि संविधान में कुछ संशोधन होगा तब सभी स्टेट्स का जो शासन है वो हमारे पास रहेगा। इट्स अ टेम्परेरी फेज़। जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है केवल तब तक ही केंद्र सरकार या फिर हमारे आप ये कह सकते हो कि हमारे देश का शासन एकात्मक हो जाता है। जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति हट जाती है तो सभी स्टेट्स अपने आप में जिस प्रकार से पहले काम कर रही थी, इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, उस प्रकार से काम करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ विषय थे जो केवल विधायी संबंधों से रिलेटेड थे, जिस पे आज हमने चर्चा करी। और इन सब प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं द्वारा भी संघ को प्राथमिकता प्रदान की गई है। ये हम जानते हैं, शुरू से ही हम कह रहे हैं कि केंद्र द सेंटर हैज़ एन अपर हैंड। केंद्र को सर्वोपरि माना गया है। विवाद की स्थिति होगी तो भी जो केंद्र बना रहे हैं कानून, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो कोई भी विषय यदि संघ में या राज्य दोनों की सूचियों में ही उल्लेखित है, जहाँ दोनों ही जगह मेंशन किया गया है, तो अगर कोई विरोध होता है, कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो संघ सूची को प्राथमिकता दी जाएगी, केंद्र को प्राथमिकता दी जाएगी कि उन्होंने क्या कानून बनाया है। तो आज का तो हमारा टॉपिक हम इतना ही रखेंगे। प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध या संविधान संशोधन से संबंधित क्या है या न्यायिक संबंध कैसे हैं केंद्र और राज्यों के, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज के लिए तो केवल इतना ही। आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखना बेटा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं MCQ के हिसाब से आप अपने शॉर्ट नोट्स अलग बनाइएगा, और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करूँगी। आप लोग प्लीज़ उसको देखिए, अपनी बुक से पढ़िए, नोट्स बनाइए। कहीं पे भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को बता सकते हैं और हम लोग उसके ऊपर फिर से एक क्लास रख लेंगे। वैसे भी अभी जैसे ही हमारी ये वाली यूनिट ख़त्म होगी हम एक डाउट सेशन रखेंगे, तो हम उसमें तब डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो मीनवाइल जो भी आप बताते जाएंगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो टिल देन हैव अ गुड टाइम। अच्छे से अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत सी चीज़ें सीखो। चलिए बाय बेटा।